दोस्तों 9 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के फेमस बागेश्वर धाम, जहां पर धीरेन्द्र शास्त्री जी रहते हैं, उनके आश्रम में अचानक से हड़कंप मच जाता है। और मचे भी क्यों ना, दरअसल वहां पर भारी तादाद में पुलिस पहुंच जाती है, वो भी बिना किसी को इन्फॉर्म किए। यहाँ तक कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वहां आने जाने के जो रास्ते थे वो बंद कर दिए जाते हैं और पुलिस उनके आश्रम के अंदर पहुंचकर किसी 2 पर्सन की तलाश करने लग जाती है। और ये बात जब अनुयायियों द्वारा धीरेन्द्र शास्त्री जी को बताई जाती है तो वो तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं और पुलिस से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बात क्या है। पुलिस कहती है कि आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, कहीं वो लोग कहीं ऐसी जगह ना छुप जाएं जहां से हमें ढूंढना मुश्किल हो जाए। एक बार उनको गिरफ्तार कर लें, उसके बाद आपको सारी घटना बता दी जाएगी। वेट किया जाता है। सारी जगह एक दो फोटो होती है पुलिस के पास, जिसमें से एक औरत होती है और एक पुरुष होता है। उन दोनों फोटो को लेकर पूरे आश्रम में तलाश शुरू हो जाती है। तभी जहां पर खाने का कार्यक्रम चल रहा था, वहां पुलिस पहुंचती है और देखती है कि एक औरत जो अपने हाथ में खाना परोसने वाला बर्तन ली हुई थी, खाना परोस रही थी, उस पे पुलिस की नजर जाती है और वो पुलिस उसको तुरंत ही गिरफ्तार कर लेती है। और साथ ही उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा साथी कहाँ है, जिसके साथ तुम यहाँ आई हो। महिला डर के मारे बताती है और उस आदमी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री जी पूछते हैं कि बात क्या है, ये यहाँ काम कर रहे हैं पिछले 6 महीनों से, आप इन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं। तब जो पुलिस बताती है, कहती है कि ये दरअसल फरार है पिछले 6 महीनों से, और इन्होंने पत्नी ने अपने पति की और जो लड़का आदमी था उसने अपने भाई की हत्या कर उसको 6 टुकड़ों में काट कर नदी में फेंक कर आए हैं। पिछले 6 महीनों से हम इनकी तलाश कर रहे हैं। आज इनका मोबाइल ऑन हुआ, लोकेशन ट्रैक करके हम आपके आश्रम तक पहुंचे। आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहेंगे, लेकिन ये करना जरूरी था। दोस्तों, इस तरीके से पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन जब इस घटना का खुलासा होता है, इसके पीछे की वजह क्या थी, क्यों इन दोनों ने टुकड़े करके फेंके थे, कैसे क्या किया था, ये आप सुनेंगे तो सच में आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर आपको वीडियो में कोई कमी नजर आती है तो प्लीज कमेंट करके अपना सजेशन जरूर दें। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये शुरू होती है सीतापुर के लखीमपुर से। सीतापुर की रहने वाली पूनम और लखीमपुर का रहने वाला दिनेश, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा था। और कुछ ही वक्त प्रेम प्रसंग के बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों की जिंदगी आराम से चल रही थी। 2-4 महीने वो लखीमपुर में रहते हैं, लेकिन काम के चलते वहां पर आमदनी कम थी, इसीलिए दिनेश अपनी पत्नी पूनम को लेकर कानपुर आ जाता है काम करने के लिए, कि यहाँ पर कमाई ज्यादा मिलेगी और हमारी जिंदगी अच्छे से चलेगी। दोनों ने लव मैरिज की थी, काफी खुश थे। दोनों आ जाते हैं कानपुर। कानपुर में दिनेश अपना काम शुरू करता है। दिनेश सारा दिन के लिए काम करने के लिए बाहर चला जाता था। पूनम घर में अकेली रहती थी और जाहिर सी बात है कि शादी के पहले जो रिश्ता होता है एक प्रेमी और प्रेमिका में, वो शादी के बाद एक पति पत्नी के बीच में नहीं रह पाता, क्योंकि शादी के बाद लोगों को जिम्मेदारियां आ जाती हैं। जहां एक तरफ पति सारा दिन काम करके थका हारा शाम को लौटता, और वहीं पत्नी पूनम को ये उम्मीद होती कि उसका पति पहले के जैसे उसकी तारीफ करे, उसके साथ अच्छा वक्त बिताए, उसको घुमाने फिराने ले जाए, और जो कि दिनेश अब चाह कर भी नहीं कर पाता था। और इस वजह से पूनम और दिनेश के बीच का जो प्यार था वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है।
इसी बीच जो दिनेश का भाई होता है, लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका था। दिनेश का जो भाई होता है, उसको जिसका नाम कि मनोज होता है, मनोज कुछ काम नहीं करता था लखीमपुर में। तो दिनेश कहता है कि तुम यहीं आ जाओ, यहाँ पर काम भी अच्छा मिल जाएगा और पैसे भी अच्छे मिलते हैं, दोनों मिलकर काम करेंगे। और ऐसा सुनने के बाद जो उसका भाई मनोज होता है, वो भी कानपुर दिनेश के घर आ जाता है। और अब दिनेश के घर में दिनेश, उसकी पत्नी पूनम और उसका भाई मनोज एक परिवार आराम से रह रहा था। मनोज आलसी किस्म का आदमी था, एक दिन काम करने जाता तो 4 दिन छुट्टी करता था। लेकिन जो दिनेश था, मेहनती था, साथ ही उसके ऊपर जिम्मेदारी भी थी, शादीशुदा था, पत्नी के खर्चे थे। और इस वजह से दिनेश हर रोज काम पे चला जाता था। और इस वजह से पत्नी को ऐसा लगने लगा था कि दिनेश को तो उसकी कोई चिंता ही नहीं है, दिनेश उससे अब प्यार ही नहीं करता। इसी बीच जो दिनेश का भाई मनोज होता है, वो अपनी भाभी की बहुत तारीफें करता था, भाभी के हर सुख दुख का ख्याल रखता, उसकी जरूरतें ना जरूरतें सभी का ध्यान रखता, क्योंकि वो फालतू था, काम ज्यादा करता नहीं था, घर पे पड़ा रहता था। और इस कोशिश में कि भाभी कहीं उसको घर से बाहर न निकाल दे, इस वजह से वो भाभी की चमचागिरी करता रहता था। लेकिन उसकी ये चमचागिरी कब उसकी भाभी पूनम को प्यार लगने लगी, किसी को पता ही नहीं चला। और इस तरीके से पूनम भी मनोज की तरफ आकर्षित होने लगी और उन दोनों के बीच में अवैध रिश्ते शुरू हो गए। अब जब देखो, हर रोज की बात हो गई थी, क्योंकि दिनेश तो सुबह से शाम के लिए काम पे चला जाता था और घर पे मनोज और पूनम को रोकने और टोकने वाला कोई भी नहीं था। आराम से दोनों वक्त गुजारते, शारीरिक संबंध बनाते और मजे करते। सब कुछ बड़े आराम से चल रहा था। लेकिन एक दिन जब ये दोनों 24 अप्रैल 2024 को जब ये दोनों घर में आराम से अपना फिजिकल रिलेशन एंजॉय कर रहे थे, आपत्तिजनक स्थिति में थे, तभी दिनेश आ जाता है और दिनेश इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेता है। और उसके बाद वो डंडा उठाता है और डंडे से अपनी पत्नी और अपने भाई मनोज दोनों की खूब पिटाई करता है। और इसके बाद वो अपने भाई मनोज को कहता है कि तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और तुम्हें जहां जाना है जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। अब दोनों को, यानी कि पत्नी पूनम और भाई मनोज को ये लगने लगता है कि अब हमारा क्या होगा, अब तो हमारा खेल खत्म। और तभी पत्नी और भाई मनोज दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि जो हमारे दोनों के बीच में रुकावट है दिनेश, इसको ही उखाड़ कर फेंक देते हैं। और इस तरीके से दोनों मिलकर हत्या का प्लान बनाते हैं। और 24 अप्रैल को जैसे ही दिनेश घर के अंदर आता है, दोनों पहले से ही तैयारी में थे, दोनों के हाथ में चाकू थे। और घर घुसते ही दिनेश के ऊपर दोनों चाकुओं से वार करना शुरू कर देते हैं। और थोड़ी ही देर में दिनेश मौत की नींद सो जाता है। अब जब दिनेश मर जाता है तो सोचते हैं कि बॉडी का क्या करें। तभी उस बॉडी के उसी चाकुओं से 6 टुकड़े करते हैं पत्नी और भाई मिलकर, और उन टुकड़ों को पास के गांव में ही एक नदी होती है, वहां पर फेंक आते हैं, ये सोचकर कि कीड़े मकोड़े खा जाएंगे या फिर ये टुकड़े बहकर कहीं चले जाएंगे और किसी को कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि जो कातिल होता है, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ देता है। और इसी तरीके से हुआ कि जब 2 दिन के बाद यानी 24 अप्रैल को इन्होंने फेंका था, 26 अप्रैल 2024 को नदी में जो दिनेश के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो तैरने लग जाते हैं। और इस हालांकि मनोज ने ये बॉडी पार्ट्स फेंके थे, तो एक देखने के हिसाब से रोज ही नदी की तरफ जाता था कि कहीं कुछ दिख तो नहीं रहा है। और जब उसकी नजर पड़ती है कि उसके भाई के बॉडी पार्ट्स ऊपर तैर रहे हैं, तो वो उनको डंडे से नीचे दबाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच कुछ गांव वालों की नजर चली जाती है और उन्हें अंदेशा होता है कि हो न हो ये लोग दिनेश की हत्या कर चुके हैं, क्योंकि दिनेश 2 से 3 दिनों से लापता था और इसकी खुद पत्नी और भाई ने रिपोर्ट भी लिखवाई थी। इसकी सूचना गांव वालों द्वारा दी जाती है पुलिस को और पुलिस तुरंत ही उसके घर पहुंचती है। लेकिन जब घर पहुंचती है तो देखती है कि घर पे तो ताला लगा हुआ है,
पत्नी जिसका नाम पूनम था, पूनम और मनोज दोनों ही घर से भाग चुके थे। और इस तरीके से लगभग 26 अप्रैल से अभी तक पुलिस उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उन दोनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम तक रखा जा चुका था, लेकिन बावजूद उन दोनों का कोई पता नहीं चल रहा था। दोनों के मोबाइल स्विच ऑफ थे और दोनों आकर बागेश्वर धाम सरकार के आश्रम में सेविका बनकर, सेवक बनकर काम कर रहे थे। और 9 नवंबर को जब इनका मोबाइल ऑन होता है, तब जाके पुलिस इनका लोकेशन ट्रैक करती है और इन्हें धर दबोचती है। तो दोस्तों, एक पत्नी अपने सिंपल सी बात है कि अगर आपने लव मैरिज की है और आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि शादी के पहले जैसा था वैसा शादी के बाद भी रहेगा, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि शादी के पहले इंसान के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती है और इसीलिए उसके पास सिर्फ वही काम होता है। लेकिन शादी के बाद इंसान के प्रति जिम्मेदारियां ज्यादा होती हैं और उसके लिए वो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और इस तरीके से एक पत्नी ने अपने प्रेमी, पहला प्यार, साथ ही उसका पति जो उसकी माँ का सिंदूर था, अपने हाथों से उजाड़ देती है, सिर्फ और सिर्फ अपने अवैध संबंधी, अपने भूख की वजह से। और एक हंसता खेलता परिवार फिर से नाजायज रिश्तों की बलि चढ़ जाता है। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सभी को सतर्क करना है, सचेत करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, जितना ज्यादा हो सके अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।